नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग खोटा व्याकरण से समास टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम संज्ञा और सर्वनाम को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और खोटा का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें खोटा का करीब बहुत सारे सिलेबस को कवर किया गया है। अगर आप नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन से वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। समास का अर्थ है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है कम, ठीक है। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का क्या है, उद्देश्य है। कि कम शब्द बोलेंगे और उसका अर्थ जो है वो ज़्यादा होगा। ये क्या होता है, समास का उद्देश्य होता है। समास में कम से कम 2 पदों का योग होता है। 2 से अधिक पदों का भी समास होता है, लेकिन हिंदी और खोटा में जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो 2 ही शब्दों की होती है। तो हिंदी और खोटा में दो ही पदों की प्रवृत्ति होती है। 2 से अधिक पदों का भी समास हो सकता है। अब 2 या 2 अधिक पद क्या हो जाते हैं, जब समास मिलता है तो 2 से अधिक पद होते हैं, वो मिलके एक हो जाते हैं। जैसे प्रति और दिन दोनों अलग अलग पद हैं और मिलके एक पद बन गए प्रतिदिन। उसी तरीके से गंगा और जल मिलके बन गए एक पद गंगा जल। मुख्यतः जो होते हैं समास के 6 भेद पाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक अलग प्रकार के, जो खोटा में पढ़ा जाता है, एक नए प्रकार का समास का डिस्कस करेंगे। वो 6 मुख्य प्रकार के कौन कौन से, वो देखिए। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। और एक जो अन्य प्रकार के समास हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नए समास। तो सबसे पहले हम लोग आज का वीडियो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व का मतलब 2, तो जहां पे 2 पदों का मेल हो, ठीक है। द्वंद्व समास कहाँ कहेंगे? जहां पे 2 पदों का मेल हो और दोनों ही पद क्या हो, प्रधान होना चाहिए, ठीक है। 2 पद मिलेगा, दोनों प्रधान होगा, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। इस समास का जब हम लोग विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें कौन कौन सा वर्ड आएगा जिससे हम लोग ये पकड़ पाएंगे कि ये कौन सा समास है? तो उसके बीच में और, आर, चाहे, बा, ये सब संयोजक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे माई बाप, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो बनेगा माई आर बाप। तो बीच में कौन सा शब्द आया? आर शब्द आया। तो विग्रह करके हम ये पता कर सकते हैं कि यह किस तरीके का समास है। और नहीं तो आप इसे पद के हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि इसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होगा, प्रधान होगा। तो दोनों पद अगर प्रधान हो तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और नहीं तो आप इसे विग्रह कर लीजिए और उसके बीच में अगर और वर्ड, आर, चाहे या बा वर्ड आता है तो आप ये कहेंगे कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगला एग्जाम्पल इसी में देखिए, राम लक्ष्मण, तो क्या हो गया इसका विग्रह, राम और लक्ष्मण, तो बीच में और वर्ड आया, द्वंद्व समास हो गया। खेत बारी, विग्रह करने पर खेत और बारी, तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। बूढ़ा बूढ़ी, विग्रह करने पर आएगा बुढ़ा और बूढ़ी, तो आर वर्ड आने से क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। बेटा बेटी, बेटा और बेटी, तो ये भी क्या हो गया, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास बनाने के कुछ नियम होते हैं। इसमें से पहला नियम ये है कि प्रायः एक ही अर्थ वाले जब 2 पद का मेल होता है तो द्वंद्व समास बनता है। एग्जाम्पल के से समझिए, जैसे बाल बच्चा। अब यहाँ पे बाल भी बच्चों को, छोटे बच्चों को ही कहा जाता है और बच्चा भी सेम अर्थ है। तो बाल और बच्चा दोनों सेम अर्थ है, एक ही अर्थ है, लेकिन 2 अलग अलग पद हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। उसी तरह दिया और बाती, कंकड़ और पत्थर दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो इसीलिए ये कैसे समास है, द्वंद्व समास है। उसी तरह मारपीट, मारना और पीटना दोनों का अर्थ सेम है। चाल और चलन दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन जब इसको विग्रह करें तो बीच में और वर्ड आएगा या 2 पदों का दोनों पद में मुख्य है, इसीलिए ये कैसा समास है, द्वंद्व समास कहलाएगा। अगला रूल है इसका कि विरोध अर्थ वाले जब 2 पद होते हैं, कि 2 पद लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा, विरोध होगा। जैसे आगू पेछू, तो आगू मतलब आगे जाना और उसका उल्टा क्या हो गया, पीछे जाना। तो आगू पेछू दोनों का अर्थ क्या है, विरोधाभास है, अलग अलग अर्थ है, उल्टा अर्थ है, तब भी यहाँ कैसा शब्द समास बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। उसी तरीके से लेन देन, लेना और देना दोनों अलग अलग अर्थ है, विरोधाभास वाले अर्थ है, तो यहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास है। हेठे ऊपर, ऊपर और नीचे, तो
तो यहाँ भी कौन सा समास बनेगा? द्वंद्व समास बनेगा। तीसरा रूल इसका कहता है कि ऐसे पदों के मेल से भी द्वंद्व समास बनता है जिनमें एक पद सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो या फिर अप्रचलित हो। मतलब एक का सार्थक अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, और दूसरा का निरर्थक कोई अर्थ नहीं निकले, जो अप्रचलित शब्द है। जैसे कि आमने सामने, तो सामने का तो अर्थ है, सार्थक अर्थ है, लेकिन आमने का क्या अर्थ है? निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है। बातचीत, बात का तो अर्थ है, चीत का क्या अर्थ है? कोई नहीं, ये निरर्थक वर्ड है। तो ऐसे दो पद जहां पे एक सार्थक हो और दूसरा निरर्थक हो, तो वहां भी क्या बनता है? द्वंद्व समास बनता है। तो हम लोगों ने इसमें 3 रूल पढ़े। एक कि समान अर्थ वाले शब्द होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, विरोधा अर्थ वाले 2 शब्द पद होने चाहिए। और तीसरा, एक सार्थक और उसी में एक निरर्थक पद होना चाहिए। तब जाके ये कैसे समास बनते हैं? द्वंद्व समास बनाने की ये रूल है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में उसे कहते हैं कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। हमने क्या देखा? द्वंद्व पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास में कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता। बल्कि जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो एक ऐसी वस्तु का बोध कराता है, एक ऐसी वस्तु के बारे में पता कराता है जो इसके लिए रूढ़ हो गया हो, या फिर हम कहें कि एक नए तरीके का अर्थ हमें बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 8 गोड़वा। अब 8 गोड़वा का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका होता है कि 8 गोड़ है जिक्र, ठीक है। 8 गोड़वा मतलब जिसके कितने गोड़ हैं? गोड़ का मतलब पैर होता है, तो 8 गोड़वा का मतलब जिसके 8 पैर हैं। तो ये किसे कहते हैं 8 गोड़वा? तो एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसके 8 पैर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 8 गोड़वा कहते हैं। अगला है चौमुखा। चौमुखा मतलब जिसके 4 मुंह है, 4 मुंह है। अब ये भी किसे कहते हैं? एक प्रकार का कीड़ा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चौमुखा। कटखोटका, जो काट खोदती है, क्या होता है? वो एक चिड़िया होती है जो काट खोदती है, कटफोड़वा जिसको हम लोग कहते हैं। उसी तरह पैन सोखा, पानी सोखने वाला, मतलब क्या? इंद्रधनुष। तो आप देख रहे हैं कि जब हम लोग बहुब्रीहि समास में समास का विग्रह करते हैं तो ये एक रूढ़ शब्द का बोध करवाता है, एक नए शब्द के बारे में बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। उसी तरीके से दशानन। दशानन किसे कहते हैं? तो जिसके 10 है आनन, मतलब जिसके 10 आनन है उसे, या फिर रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात किसके? गणेश के बारे में बात कर रहे हैं। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसे? विष्णु के बारे में बात करें। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर के बारे में। यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? शंकर होना चाहिए। कि नीलकंठ किसे कहते हैं? शंकर को कहते हैं। उसी तरह अनंत, नहीं है अंत जिसका, अर्थात ईश्वर। पचानन, 5 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुब्रीहि समास का जब हम लोग विग्रह करते हैं तो इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि विग्रह करने पे एक वैसी वस्तु का बोध कराता है जो इसके लिए क्या है? रूढ़ हो गया है। तो बहुब्रीहि समास आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास, कि जिस समास में दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। फिर से आप रिकॉल करेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि जब हम लोग उसका विग्रह करते हैं तो एक ऐसी वस्तु का बोध कराता है जो इसके लिए क्या है? रूढ़ हो गया। और तत्पुरुष समास में अंतिम पद, या फिर कहें कि दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल है राजा का घर, मतलब क्या हुआ? राजा घर का अर्थ हुआ राजा का घर। तो इसमें जो दूसरा पद है वो क्या है? प्रधान हो गया। सोन चिरय, सोन चिरय इसका पूरा अर्थ है पन कौआ, पानी में रहने वाला कौआ, तो दूसरा पद प्रधान है। बैगन बारी मतलब बैगन का खेत। इसी तरीके से धन खेत मतलब धान फसल वाला खेत। मरघटी मतलब मरे हुए आदमियों के लिए निर्धारित घाट। अब इसमें एक होता है कि तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है कारक विभक्तियां लगती है। कैसे? अब ये बात कर रहे हैं कि तत्पुरुष समास में जो है वो पहला पद विशेषण की तरह काम करता है। जैसे हमने कहा कि पन कौआ, पानी में रहने वाला कौआ, तो विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। तो हम यहाँ पे कौआ की विशेषता बता रहे हैं कि कैसा कौआ है? पानी में रहने वाला कौआ। कैसा खेत है? बैगन का खेत है।
कैसा फसल वाला खेत है, धान का फसल वाला खेत है। कैसे आदमियों की घाट है, तो मरे हुए आदमियों की घाट है। तो ये वर्ड क्या करता है, इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण की तरह होता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। वही आपको यहाँ पे नोट करके बता दिया गया है कि तत्पुरुष समास का जो पहला पद होता है वो विशेषण की तरह होता है, जो दूसरे पद की क्या करता है, विशेषता बताने की काम करता है। ठीक है, इसके साथ कारक की विभक्तियां, कारक की विभक्ति, कारक जब आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को, ये सब, तो उसमें कारक की विभक्ति है। जैसे आप यहाँ पे देखिए का, की, ये सब लगा हुआ ना, के, तो ये क्या है, कारक की विभक्तियों का चिन्ह आता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास को पहचानेंगे कैसे, तो इसका एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं कि तत्पुरुष समास को पहचानेंगे कैसे। तो इसका जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, पहला पद जो होता है वो विशेषण की तरह काम करता है, जिसके साथ क्या होता है, कारक की विभक्तियां लगती है, कारक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है वो विशेषण की तरह काम करता है और दूसरा पद जो है वो संज्ञा, विशेष जिसे कहते हैं संज्ञा होता है। ठीक है, या फिर दोनों पदों का उपमान और उपमेय का संबंध होता है। दोनों पदों में कैसा संबंध होगा, उपमान और उपमेय का संबंध होगा। आप ऐसे नहीं तो इसे ऐसे याद रखिए कि पहला पद कैसे काम करेगा, एक विशेषण के जैसा काम करेगा और दूसरा पद में क्या होगा, संज्ञा होगा। इसमें कारक की विभक्ति वगैरह का कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए, जैसे ललपनिया, तो ललपनिया का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ बनेगा लाल रंग का पानी है जहां। तो लाल रंग का पानी कहाँ पे है, तो ये पानी के बारे में बता रहा है कि पानी कैसा है, लाल रंग का। तो ये जो लाल वर्ड है वो विशेषण के जैसा काम कर रहा है, तो इसीलिए ये कैसा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। दूसरा, दूध मटिया, दूध रंगे के माटी है जहां, तो माटी कैसा है, दूध रंग का है। तो ये जो दूध रंग है, कलर है, ये माटी का कलर बताने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये विशेषण शब्द हो गया। इसी तरीके से चांदमुखी, चांद जैसा मुख वाली, तो मुख कैसा है, चांद जैसा है, तो ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। उसी तरह से कुकुर मुहा, कुकुर नियर मुंह है जिगर, तो मुंह कैसा है, कुकुर नियर है, तो ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कर्मधारय समास के बारे में देखें कि इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष या जब जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसमें कारक की विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, लास्ट एक अगला है द्विगु समास। इस समास का पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। इसको पहचानना बहुत सिंपल है कि इसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा, नंबर होगा। जैसे सतघरवा, तो 7 घरों वाला, यहाँ नंबर आ गया, तो ये कैसा समास है, द्विगु समास है। तीन फेड़ी, 3 फेड़ों का समूह, 3 फेड़ मतलब तना, 3 पेड़ों का समूह, तो यहाँ पे 3 वर्ड आ गया, तो ये कैसा द्विगु समास है। दो मुहिया, 2 मुंहों वाला, तो यहाँ भी द्विगु समास आ गया। 8 घोड़वा, 8 पैरों वाला, तो 8 यहाँ पे आ गया, तो ये भी कैसा है, द्विगु समास है। 6 माही, 6 माह में होने वाला, ऐसे और भी तिमाही हो सकता है, वार्षिक हो सकता है। तो यहाँ पे जहां भी नंबर आ जाएगा पहला पद में वो क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। लास्ट है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में पहला और पूर्व पद जो अव्यय होता है, अव्यय, और उसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। अव्यय क्या होता है कि ऐसे शब्द जिसका लिंग, कारक और काल से कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, लिंग, कारक और काल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कभी परिवर्तित इन शब्दों की वजह से नहीं होता है, वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा वो क्या होगा, अव्यय होगा, मतलब कि वह लिंग, कारक और काल से कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए, जैसे पैत दिन, पैत दिन मतलब प्रतिदिन, जिसको हम लोग दिन दिन कहते हैं। पैत बछर मतलब बछर बछर, हर साल। पैत झन का मतलब झन झन मतलब सभी लोग, पैत झन मतलब बोलते हैं ना कि पैत झन को सबको चलना पड़ेगा, सभी लोग। सगरी, सगरी मतलब हर समय। सगर घरी इसको बोलते हैं कि सगर घरी तू खायल खोजो ही, ऐसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना खोटा में, तो सगर घरी मतलब हर समय। भर मुहे मतलब पूरा मुंह भर के। तो इस तरीके से हम लोग ये अव्ययी भाव समास को पढ़ लिए कि पहला पद इसमें क्या होगा, अव्यय होगा। अब ये जो लास्ट बच गया, जो जिसे हम लोग नए समास कहते हैं, इसका बहुत सिंपल सा समझना कि यह समास का जो पहला पद होगा, नए का मतलब होता है नकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखें कि नए समास का पहला पद क्या होगा, नकारात्मक होगा। इसमें कौन कौन से वर्ड आपको मिलेंगे, अन, अ, बे, नी, नीर, ये क्या करते हैं, किसी भी शब्द से पहले लग के उसको नेगेटिव करने का, नेगेटिव बनाने का काम करते हैं। जैसे अनठेकान,
अनपथार, अनहोनी। अब होनी तो एक वर्ड है, इसमें अन वर्ड लग के इसको क्या कर दिया, अनहोनी नेगेटिव बना दिया। फिकिर करना, किसी के लिए चिंता करना, उसमें नी लगा दिए तो ये क्या बन गया, नी फिकिर बन गया। उसी तरह गिनती, गिनती एक वर्ड है, उसमें अन लगा दिए तो अनगिनती हो गया। चेत एक वर्ड है, उसमें अ लगा दिए तो अचेत हो गया। तो ये सारे वर्ड अन, अ, बे, नी, नीर, ये नेगेटिव बनाने का काम करते हैं, और ये जिस भी शब्द में पहले होंगे तो वो कैसा समास होगा, नए समास होगा। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इससे बन सकता है। पहला सवाल है 20-25 कौन समास है। ऑप्शन आपको दिया हुआ द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययीभाव समास। तो जब 20-25 का हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, 20 और 25, तो बीच में आर वर्ड आ रहा है, तो जहां भी आर वर्ड आए और दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तो वैसे को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला सवाल है तन मन धन कौन समास लगे। तो तन मन धन कौन समास लगेगा, ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसमें आप देखेंगे तन मन, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तन और मन, ठीक है। तो और वर्ड आ रहा है या फिर इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान है, तो ये भी कैसा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला सवाल है चर्चय चुनमुन कौन समास लगे। तो ये भी कैसा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्यों, क्योंकि जब इसका विग्रह करेंगे तो चर्चय और चनमुन और वर्ड आएगा, और ये भी कह सकते हैं कि दोनों पद इसमें क्या प्रधान है, तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है 10-20 कौन समास है। तो 10-20 ये भी क्या है, 10 और 20, बीच में और वर्ड आ रहा है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। गरु डांगर कौन समास लगे। तो गरु और डांगर हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे इसमें कि गरु भी किसको कहते हैं, जानवर को कहते हैं, और डांगर भी किसको कहते हैं, उसी को कहते हैं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें आपको बताया था ना 3 रूल कि क्या होना चाहिए, एक समान अर्थ वाला 2 शब्द होना चाहिए, विरोध अर्थ वाला 2 शब्द हो सकता है, या फिर एक सार्थक और एक निरर्थक हो सकता है। तो इसमें गरु और डांगर दोनों जानवर को ही कहते हैं, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला सवाल माई बाप कौन समास लगे। तो जब माई बाप को विग्रह करेंगे तो बनेगा माई और बाप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, द्वंद्व समास हो जाएगा। साग भात कौन समास लगे। तो साग और भात को जब विग्रह करेंगे तो बनेगा क्या, साग और भात, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है कि अरोसिया परोसिया, अरोसिया परोसिया कौन समास हो जाएगा। तो इसमें देखिए अरोसिया और पड़ोसिया, पड़ोसिया तो एक वर्ड है जिसे पड़ोसी को कहते हैं, लेकिन अरोसिया का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं। तो एक वर्ड, एक सार्थक शब्द है और दूसरा निरर्थक शब्द है, या फिर बीच में आप इसे जब समास को विग्रह करेंगे तो अड़ोसिया और पड़ोसिया बनेगा, तो ये कैसा समास बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। दाल भात कौन समास है। तो दाल और भात, ये भी कैसा बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। अगला सवाल जनी मरद कौन समासक है। तो जनी और मरद, ये भी कैसा समास बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। अगला सवाल देखिए मुक्का मुक्की कौन को ना समासक है। क्वेश्चन है मुक्का मुक्की कौन, यहाँ पे कौन वर्ड होना चाहिए, कौन समासक है। तो ऑप्शन दिया हुआ बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और कोनो ना है। तो आप देखेंगे इसको जब विग्रह करेंगे तो बनेगा क्या, मुक्का और मुक्की, ठीक है, या फिर दोनों क्या है, समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला सवाल है चौथा चौथी कौन समास लगे। तो ये समान अर्थ वाले शब्द हैं और विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, चौथा और चौथी, तो ये भी कैसा समास है, द्वंद्व समास। यहाँ पे द्वंद्व वर्ड होना चाहिए था। मारपीट कौन समासक है। तो मारपीट क्या है, समान अर्थ वाले शब्द है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठेला ठेली कौन समास लगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। मारा मारी कौन समास है, ये भी द्वंद्व समास है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो अगर आपको और भी एमसीक्यू चाहिए इसका तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए हम एमसीक्यू का अलग वीडियो बना देंगे। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।